नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दो टूक की शुरुआत मैं एक छोटी सी क्विज से करता हूं। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की। मैं आपके सामने कुछ बयान पढ़ रहा हूं। इन बयानों में आप बताइएगा कि ये बयान किसी नेता के हैं या किसी गुंडे के हैं या किसी पुलिस अधिकारी के। मैं आपको बयान पढ़कर सुनाता हूं। पिछली बार हम हार गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखूंगा किसमें कितनी ताकत है। देखता हूं दिल्ली का बाप किसे बचाने आता है। सवाल नंबर 1, क्या लगा आपको किसकी भाषा हो सकती है? किसी गुंडे मावाली की, किसी पुलिस वाले की, किसी नेता की? गेस कीजिए। अगला बयान सुनवाता हूं। अगर हमारी पार्टी के आदेश पर काम नहीं किया तो 5 मई के बाद तुम्हारा पूरा थाना जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अगर हमारी पार्टी के आदेश पर काम नहीं किया तो तुम्हारा पूरा थाना जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब गेस कीजिए यह बयान किसका हो सकता है? किसी पुलिस वाले का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस वाले का बयान होगा तो वो थाना जड़ से उखाड़ने की बात कैसे करेगा, मेरी पार्टी की बात कैसे करेगा। एक और बयान सुनवाता हूं, वो आपको दृश्य भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये एक व्यक्ति, लुंगीधारी व्यक्ति माइक पर बोल रहा है। माइक मतलब वो जो भोंपू होता है ना, भोंपू पर बोल रहा है। 4 मई के बाद तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी खींच लूंगा। तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी खींच लूंगा। अब यह बयान आपको क्या लगता है किसके बयान होंगे? यह बयान सुन करके आपको लगा होगा कि किसी गुंडे मवाली, किसी लुटेरे, किसी माफिया, इसके बयान होंगे। क्योंकि ये सब बयान फिल्मों में तो सुने, लेकिन पब्लिक में ऐसे बयान सुनना बड़ा अजीब लगता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 24 घंटे में दिए गए इन बयानों पर, देश में कोई छाती नहीं पीट रहा। कोई नहीं कह रहा कि यह गुंडों की भाषा है। कोई नहीं कह रहा कि यह लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। कोई नहीं कह रहा कि यह तानाशाही है। कोई नहीं कह रहा कि यह गुंडागर्दी है। कोई नहीं कह रहा इन बयानों पर, किसी को इन बयानों पर आपत्ति नहीं है। लेकिन एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए एक गुंडे के घर जाकर यह कहता है, शिकायत मिलने पर, लोगों की शिकायत मिलने पर एक पुलिस वाला एक गुंडे के घर जाता है और कहता है, तरीके में रहना, शिकायतें नहीं आनी चाहिए, लोगों को परेशान किया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। इस बयान पर देश के तमाम सेकुलर पार्टी, सेकुलर नेता छाती पीट रहे हैं। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो शर्मिंदा होते यह देख करके कि जिस डेमोक्रेसी, जिस संविधान की उन्होंने बात की थी, जिस संविधान में, जिस लोकतंत्र में उन्होंने एक एक वोट को कीमती बनाया था, वहां एक एक वोट को रोकने के लिए ये गुंडे मवाली खड़े होते हैं और कहते हैं 5 तारीख के बाद देख लूंगा, 4 तारीख के बाद देख लूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस पर कोई देश में इस पर रोष नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता। लेकिन एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करने के लिए, ताकि एक वोट भी डर के मारे, ऐसा ना हो कि डर के कारण वोट ना दे, एक वोट को बचाने के लिए भी एक पुलिस वाला अगर गुंडे के घर चला जाता है तो उस पर इस देश का पूरा सेकुलर, सूडो सेकुलर जमात छाती पीटता है। इस देश में अपना नाम इंडिया रखने वाले, इंडिया गठबंधन रखने वाले तमाम नेता, भले ही वो टीएमसी के हों, भले ही वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, बंगाल में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इस पुलिस वाले के खिलाफ खड़े हो गए कि इस पुलिस वाले ने डेमोक्रेसी में एक गुंडे को क्यों रोक दिया, एक गुंडे को क्यों टोक दिया? क्यों?
क्योंकि आज गुंडों की जरूरत अगर टीएमसी को है तो कल गुंडों की जरूरत अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। आज भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता टीएमसी मार दे, लेकिन गुंडों की जरूरत अगले चुनाव में कांग्रेस को भी पड़ेगी किसी और राज्य में। इसीलिए उन्हें पुलिस वाला नामंजूर है, पुलिस वाले के बयान पर एतराज है, पर गुंडा राज पर सलाम ठोकते हैं ये लोग। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, इस पर चर्चा जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बंगाल की लड़ाई धमकी और गुंडागर्दी पर आई। अगर एक पुलिस वाले को पार्टी का प्रवक्ता धमकी देता है कि खींच कर लाएंगे, तो यह गुंडागर्दी है, यह राजनीतिक गुंडागर्दी है। और आज मेरे पास इन लोगों की राजनीतिक गुंडागर्दी के इनके सारे कच्चे चिट्ठे लेकर आया हूं। मेरी डिबेट में कोई इधर उधर आज जाने की कोशिश ना करे, कोई इधर उधर जाने की कोशिश ना करे। सबूतों के साथ आज एक एक के चेहरे से नकाब उतारूंगा। इससे पहले मैंने आपको कुछ गुंडों के बयान सुनवाए थे, अब पुलिस वाले का बयान भी सुनवाता हूं जिस पे ये लोग छाती पीट रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी करने वाले, धमकी देने वाले पुलिसकर्मी के जिस बयान पर छाती पीट रहे, वो भी सुनवाता हूं। और उसके बाद उन लोगों के बयान भी सुनवाता हूं जिनको लगता है कि गुंडागर्दी करने का, क्योंकि वो राजनीति में है, किसी नेता के, किसी मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, भांजे हैं, मामा हैं, उसके नेता हैं, कार्यकर्ता, विधायक हैं, तो उन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। उनके भी बयान सुनवाऊंगा, सुनिए जरा। এদেরকে আমি সাবধান করে দিতে চাই, 4 তারিখের পরে কিন্তু তোমার চামড়াটা খুলে নেব। আমি এইবারে রহস্য করতে যাচ্ছি, আমার নজর আছে, তোমার চামড়া খুলে নেব 4 তারিখের পরে বলে দিলাম। ভোটটা দিয়ে দেবে, ভোটের নাম এখানে নাম উঠে গেছে সবার, ঠিক আছে, একদম তৃণমূলে মারবে। আমরা কিন্তু ভোট দেখবো, ভোটের ছাপ্পাটা দেখবো, ওরা কোথায় কি পড়ছে না পড়ছে, কারণ খোলার টাইমে ঠিক বুঝতে পারবো। তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ওরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে, পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে, কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে আমরা সব মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পুষ্পারা ঝুঁকেগা নেই। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। मतदाता को मतदान करने का अधिकार है। अगर उनको कोई रोकने का प्रयास करेगा या उनको मतदान से वंचित करने की बात करेगा, बूथ कैप्चरिंग करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो चुनाव आयोग की मंशा और उसके निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए और दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद जो है अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पश्चिम बंगाल जाकर एक गुंडे जो उम्मीदवार है टीएमसी का जहांगीर खान, उसके घर जाकर धमकाने के वीडियो पर पूरा बवाल मचा हुआ है। अच्छा, हुआ क्या था? दरअसल इस पूरे इलाके में जो फाल्टा इलाका है, जो जहां पर ये पूरा मामला हुआ है, फाल्टा विधानसभा जो सीट है, यहां पर ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनका इलाका है। उनका बयान अभी आपने सुना। तो उनका इलाका, उनका गढ़ है। अब वहां पर जहांगीर खान जो है वो उनके लिए, उनका गढ़ बचाने के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। वो क्या कर रहा था, वोटर्स के जो वोटर आईडी कार्ड है वो ले लेकर जमा कर रहा था। यानी जहां पर उसको लगता था कि जो मेरे विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ वोट करेंगे, उनके वोटर आईडी कार्ड ले लेकर लोगों से जमा कर रहा था और लोगों को धमका रहा था। अभी मैंने आपको कई सारे वीडियो दिखाए टीएमसी के लोग कैसे धमका रहे हैं, तो वो भी धमका रहा था कि तुमको निकलने की जरूरत नहीं है। ये शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंची और जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं अजय पाल शर्मा, जब उनको पता चला तो वो गए और उन्होंने वहां पर कहा कि समझा देना जहांगीर खान जहां भी है, समझा देना कि तरीके में रहे, नहीं तो हम कुछ करेंगे तो फिर बाद में रोना पिटना पड़ेगा। अब इसी पे बवाल हो गया। एक गुंडे के घर जाकर एक आईपीएस अधिकारी जो है वो अगर चेतावनी देता है तो इस देश में इस पे बवाल हो जाता है, वो भी चुनाव के समय, चुनाव आयोग के निर्देश पर। और आपको ये भी बता दूं, इससे पहले कि डिबेट में आगे बढ़ूं, ये भी बता दूं कि फाल्टा का जो बीडीओ है, जो स्थानीय अधिकारी था चुनाव का, सौरव हाजरा, उसको चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसके पास भी शिकायतें पहुंची तो उसने कार्रवाई नहीं की। तो इस पूरी घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल चुनाव आयोग के पास कार्रवाई कर रही थी, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काम नहीं कर रहा था और इसलिए अजय पाल शर्मा को जाकर वहां पर स्टेप उठाना पड़ा ताकि लोगों में खौफ, लोगों में डर ना हो। लेकिन इस पर बवाल क्यों, इन सब पे चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। भास्कर सिन्हा रॉय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर सिन्हा रॉय जी जो हैं टीएमसी सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। चारों मेहमानों का, 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले 1.5 मिनट में आरपी सिंह जी और भास्कर सिन्हा रॉय जी को देता हूँ और अपनी बात 1.5 मिनट में रखेंगे। भास्कर सिन्हा रॉय जी, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में जो है करीब 17 मौतें हुई थी, 1300 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। ये पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो 50 से ज़्यादा लोगों की हुई। ऐसे वीडियोस मैंने अभी दिखाए और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे भरमार है जिसमें टीएमसी के लोग घर घर जाकर कह रहे हैं रसगुल्ला भेज दूंगा, घर पर रहना, वोट नहीं करने जाना है, हमको जिताना है। ऐसे वीडियो जिसमें कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा शरीर से। ऐसे माहौल में अगर एक पुलिस अधिकारी जाकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि भाई लोग बेखौफ होकर वोट कर सके, एक गुंडे मवाली के घर जा रहा है, तो उसमें तकलीफ क्यों हो रही है आपको? पहला तो यह आपको शर्मिंदा होना चाहिए और आप कायदे से बात करना सीखे, क्योंकि लोग आपको 2 दिन बाद दलाल कहा। इसके लिए दलाल कहेगा क्योंकि आप आंख से देखते हैं, एक वीडियो की क्या मजा ले रहे हैं, क्या दे रहा है आपका अजय पाल सिंह। इनका ऑडियो भाई सही नहीं आ रहा, इनका ऑडियो नहीं सही, एक मिनट रुकिए, इनका ऑडियो हम नहीं सुन पा रहे हैं भाई। अरे सर फेक, अरे सर सुनिए, सर सुनिए। अरे भास्कर सिन्हा रॉय जी, जिस वीडियो का फैक्ट चेक जो है आज के अब से 5 घंटे पहले हो चुका है, उस वीडियो को आप अभी भी चला रहे हैं। 5 घंटे पहले उसका फैक्ट चेक हो चुका है भाई। इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है भाई, इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है भाई। मेरी टीम अगर सुन रही है तो इनकी आवाज सही कर दे, नहीं तो इनको हटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे, हम इनको सुन ही नहीं पाएंगे तो डिबेट क्या करेंगे।
नहीं आ रही इनकी आवाज, ठीक नहीं है, इनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम स्टूडियो में, इनको हटा दीजिए। शुक्रिया, मैं अभी आपका आवाज ठीक करा कराता हूँ। भास्कर सिन्हा रॉय जी, आपकी आवाज ठीक करवा कराता हूँ। आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो नहीं हम सुन पा रहे हैं ठीक से, आपका ऑडियो ठीक करवा कर मैं आता हूँ। चलिए मैं शुरुआत, फिर मैं इससे पहले भास्कर जी मेरे साथ जुड़े, मैं जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी मेरे साथ हैं। तारिक खान जी 1.5 मिनट में आपको देता हूँ, फिर आरपी सिंह। तारिक खान जी और आरपी सिंह जी को आमने सामने लाइए और भास्कर सिन्हा रॉय जी का ऑडियो जो है वो दुरुस्त कर दीजिए प्लीज जी। कुछ आपने बातें अभी कही थी, मैं बताऊंगा कि ये किसने बोला। ऐसे ही तो मेरी आवाज आ रही है सही? ऐसे ही तो किसी ने बोला कि उल्टा करके सीधा कर दूंगा 4 मई के बाद। अब ये पता नहीं किसने बोला, कोई होंगे महान भाव, तमाम किस्म की बातें। और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने कि 4 तारीख के बताऊंगा। धमकी दे रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता तुम घर ही पे रहना, बाहर मत निकलना। अब ये धमकाना नहीं हुआ, ये तो प्यार करना। किसने दिया ये आप बताइएगा, ये इस टाइप के स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए। जिस अधिकारी के ऊपर एक स्टेट में पहले से जांच चल रही है पैसा लेने के लिए, ट्रांसफर के लिए पैसा लिया जिस अधिकारी ने, इन्हीं अधिकारी के ऊपर, और ऐसे ऐसे अधिकारियों का वहां पर भेजा गया जिनके ऊपर घर ही के अपनी पत्नी के ही मर्डर के चार्जेस, गंगाधर, ऐसे ऐसे अधिकारी को वहां भेज रहे हैं। कुछ मकसद होगा। अब मकसद क्या है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि आप क्या कर रहे हैं वहां। लेकिन भाषा आपने सिर्फ बताई कि इनकी ऐसी। अच्छा चलिए ठीक है, ये अधिकारी फेयर इलेक्शन कराने गए हैं, कहीं आपने सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं उनको कुछ, या उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसी भाषा, या अमित शाह से भी बड़े ट्रांसपेरेंट हैं तो अमित शाह से पूछ लेते भाई कि ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, मानते ये अधिकारी भेजे, बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो टीएमसी वाला वहां गुंडागर्दी कर रहा है, धमका रहा है, उसको डांटो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और अमित शाह का क्या करो, पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो जाकर, क्योंकि भेजा तो अमित शाह ने। वहीं चुनाव आयोग बैठे हुए सबको मिलकर, मेन तो चुनाव आयोग लड़ रहा है टीएमसी से। अब चुनाव जीतता कौन है, चुनाव आयोग या टीएमसी, ये तो देखने वाली बात है। तो यहां पर एक वार्निंग बिल्कुल वो गुंडे आप बता रहे हैं देनी चाहिए, साथ में अमित शाह को भी दे देते कि तुम भी ऐसा कह रहे हो, क्यों उल्टा करके। भाई ये ऑब्जर्वर बोल रहा है, ठीक है, उसको जस्टिफाई है, लेकिन अमित शाह बोल सकते क्योंकि गृह मंत्री और बीजेपी कुछ भी कह सकते हैं। ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। वैसे आपने मुझे कहा लेकिन आपने खुद ही नाम बता दिया ये बयान किसका है, लेकिन आपने अधूरा बयान बताया था। मुझे लगता है आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे, पूरा बयान बताएंगे। मैंने जो बयान पढ़े थे पूरे बयान थे। अरे पूरे के 1 घंटे का बयान पढ़े, मैं आप लोगों की तरह बयान काट करके सीधा काट के नहीं सुनवाता। आप लोग क्या अपनी सुविधा के हिसाब से जहां लगता है वहां कट कैंची चला देते हैं। मैं पूरा बयान सुनवाता हूं। एक गृह मंत्री को ऐसे बोलना चाहिए। आपने आधा बयान कट करके सुनवाया, मुझे लगता है ये मत करिए। अशोक जी, अशोक, रुकिए 1 मिनट। आरपी सिंह जी आपके 1.5 मिनट पूरे हो गए, अभी आरपी सिंह जी जवाब दे दें। नहीं, पहले ये कहिए आप कि अमित शाह की भाषा गलत थी। अरे मैं तो कह रहा हूँ गुंडों के लिए अमित शाह की भाषा सही है। उन्होंने कहा गुंडों को, उनका शब्द वो आपने काट दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, वो आपने काट दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं सुनिए, मैं कहता हूँ, सुनिए, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं ना, मैं डिबेट का कोई मुद्दा नहीं, लेकिन अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि भाई ये भाषा, तो मैं कहता हूँ गुंडों के लिए अमित शाह की ये भाषा बड़ी नरम थी। उन्होंने कहा उल्टा करके सीधा कर दूंगा, ये भाषा गुंडों के लिए नरम थी। गुंडों के लिए ये कहना चाहिए कि लात मार करके तुम्हारे जो है खानदान को गंजा कर दूंगा। गुंडों के लिए ये भाषा होनी चाहिए थी केंद्रीय गृह मंत्री की। आपने आधा काट करके सुना, मैं पूरा भी सुना सकता हूं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करिए। सुनवाइए, चलवाइए जो अमित शाह ने बोला है। अमित शाह ने जो बोला है चलवाइए। अमित शाह का पूरा बयान गुंडों, अरे सर अभी चलवाइए, हिम्मत है आपके अंदर। मैं आपको चलिए अभी मेरी पूरी टीम निकाल दे, गुंडों वाला बयान निकालिए चलिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, ये पक्की बात रही ना, उस पर चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं बयान चलने के बाद? चुप जाऊंगा कभी। अरे सर मैं रोकूंगा तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, इसलिए आप बोलिए, मैं कोशिश करूंगा। नहीं तो वो तुरंत उनको टोकते ही विक्टिम कार्ड निकाल के स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज विक्टिम कार्ड ना खेलने दूं उनको। फिर चलवाइए, अमित शाह की जेब में विक्टिम कार्ड पड़ा होता है। तारिक खान जो है एक जेब में ऊपर, एक जेब में 3-3 4-4 विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। अगर 10 मिनट आरपी सिंह जी बोलिए, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अगर विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो चले जाएंगे, लेकिन इनको मैंने 1.5 मिनट बिना रोके टोके बोलने दिया, और जैसे ही इनसे सवाल पूछा वैसे ही अब विक्टिम कार्ड निकालेंगे। आरपी सिंह जी बोलिए, किसी और की आवाज नहीं जाएगी। विक्टिम कार्ड तैयार रखिए, तारिक खान जी विक्टिम कार्ड तैयार रखिए, काम आएगा अभी आपके। बोलिए आरपी सिंह जी। ये
किसके पक्ष में खड़े हैं आज ये जहांगीर खान, जिसके ऊपर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुष्कर्म के आरोप हैं, जिसके ऊपर एसिड फेंकने के आरोप हैं, जिसके ऊपर कुछ मर्डर के भी कुछ चार्जेस हैं, कुछ किडनैपिंग के चार्जेस हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े दिखते हैं क्या? अरे आप खड़े हो सकते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में इसी प्रकार की सोच चलती है। आपके नेताजी का था लोंडे कुछ इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए थे, गलती हो जाती है तो वो ठीक है, आपकी सोच और आपका डीएनए है, परंतु जो मूल बात है, एक व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी है उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वहाँ पर ठीक ढंग से चुनाव हो और वो चुनाव बिल्कुल फेयर और फ्री हो और बिना डर के हों। अब उसमें अगर वह जाकर मैसेज कन्वे करते हैं और वो ठीक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आज ये सब लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने कहा भैया ये सब बेकार की बातें हैं, वो अधिकारी ने जो कहा वह ठीक कहा, आपको कोई अधिकार नहीं उस अधिकारी की बात पर प्रश्न उठाने का। और जो दूसरी बात है, गुंडागर्दी तो वहाँ पर व्यापक है। मैं वहाँ था भवानीपुर के अंदर, मैं भी आपको भवानीपुर की एक वीडियो दिखाता हूँ, अभी मेरे पास भी वीडियोस है वो है, वहाँ पर भवानीपुर में था, वहाँ पर भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मोहल्ले के अंदर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप अपने घर से बाहर मत निकलना, अगर आप घर से बाहर निकल गए तो हम आपको बाद में देख लेंगे। तो इस प्रकार का एक माहौल डर का खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और अमित शाह जी ने ठीक ही कहा, जो इस प्रकार की गुंडागर्दी करेगा उसका जो हशर होना चाहिए वो हशर होना चाहिए। देश के होम मिनिस्टर है। 1.5 मिनट पूरे हुए, 1.5 मिनट आधा सेकंड वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनकी ड्यूटी है कि जहां पर भी वह रहे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ओके। और बंगाल के अंदर इस बार आप पिछली बार की घटना और इस बार की घटना कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस बार किस प्रकार से चीजें ठीक हैं। ओके 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 चलिए, भास्कर सिन्हा जी फिर से जुड़ चुके हैं। भास्कर सिन्हा जी, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, उम्मीद है कि अभी आपको ठीक से सुन पाएंगे, बोलिए। लेकिन हम तो कर रहे हैं, अगर मुझे कैमरा दिया जाएगा नहीं तो हमको। भास्कर सिन्हा जी की आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी आवाज आ रही है, हमारा आवाज आ रही है, सुन रहा है नहीं? आपका सुनाई दे रहा है? भास्कर सिन्हा जी, आप अपने माइक को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है आपके यहाँ से कुछ माइक में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, माइक यार वहां से हो सकता है। आप ठीक है, इनको बोलो माइक दूर रखें, जरा थोड़ा माइक दूर रखिए। भाई स्टूडियो में हम इनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम इनको शायद आरपी सिंह जी तक इनकी आवाज जा रही है, लेकिन अगर स्टूडियो में मुझे भी नहीं आ रही तो हम इनसे डिबेट कैसे करेंगे? वो छनकर आ रही है आवाज। अरे सबका आ रहा है, आवाज तो अच्छा, आपको क्या सुनाई दे रहा है? भाई मेरी टेक्निकल टीम अगर इनकी आवाज ठीक कर सकती है तो जल्दी ठीक करिए, अगर इनको सुन नहीं पा रहे तो हम डिबेट क्या करेंगे, टाइम और खराब होता है ऐसे। निखिल जैन से पूछो, निखिल जैन आपको सुनाई दे रही है आवाज क्या? एक मिनट सर, एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए। नहीं, इनको ये लगेगा कि हम जानकर कह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरी टेक्निकल टीम ठीक कर देती है इनकी आवाज तो। अरे आज तो आ रही है भाई, यहाँ पे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मेरी टेक्निकल टीम को मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, मेरी टेक्निकल टीम मुझे ये ना बताए कि यहाँ आ रही है वहां आ रही है आवाज। स्टूडियो में इनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, हम डिबेट ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर टेक्निकल टीम सुन रही है तो इसको ठीक करने का काम करे। टेक्निकल टीम के सुनने के लिए डिबेट नहीं होती, डिबेट हम सुन सके तब हम डिबेट कर पाएंगे। निखिल जैन, कोशिश रुकिए आप। भास्कर जी मैं कोशिश करता हूं अभी आपकी आवाज ठीक करवाने, क्योंकि स्टूडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे, हम आपको ना सुन पाएंगे तो फिर बाकी कोई कैसे कोई काउंटर कर पाएगा। निखिल जैन आपका आप इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखिए। चलिए अशोक जी, सबसे पहले तो आपने जिक्र करा बाबा साहेब को कितना बुरा लगेगा कि एक एक वोट की जो कीमत बराबर करी थी, आज वो वोट गवाह हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे आपके साथ समर्थन है इस बात में कि 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए क्योंकि उनके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक था, जबकि वो पिछले मतदान की सूची में थे, उनके पास वोटर ID कार्ड थे, उन्होंने अपने दस्तावेज दिखा दिए। बीजेपी लोगों को कहती रही कागज नहीं दिखाएंगे, पर उन्होंने कागज दिखा दिए, उसके बावजूद लोगों के नाम काट दिए गए, वो वोट नहीं कर पाए। तो बाबा साहेब को बहुत बुरा लगा होगा, संविधान में जिसका भी विश्वास है उस सबको बुरा लग रहा है। दूसरी बात आते हैं, ये जो बयान कथित तौर पे टीएमसी के किसी गुंडे रूपी कैंडिडेट ने दिया है, जिस भी पार्टी का जिस भी
मैंने सुनवाया बयान सर। नहीं अशोक जी, देखिए चुनाव के दौरान आप भी जानते हैं कि कितनी चलिए ठीक कितनी है, टाइप ओके, की ठीक वीडियोस है, आप आती हैं, कथित पर तौर अभी पर कहिए। नहीं देखिए, अगर मुझे आपने लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भी कथित तौर पर हुई होगी, नहीं तो वो भी आपने आप कह सकते हैं। आपने बयान चलाया है, उस बयान को मैं सही मानते हुए कोई भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर इस तरीके के भड़काऊ गुंडागर्दी करने वाले बयान देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और उसको जेल डालना चाहिए। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि क्या ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि एज ए सिटीजन, एक नागरिक के तौर पे मुझे नहीं सही लगता कि किसी भी पार्टी का कोई भी गुंडा आके वोटर्स को धमकाने लग जाए, उनके वोटर आईडी रख ले। ये बिल्कुल नागवारा होना चाहिए और उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा आया ये अजय पाल शर्मा का, जो अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, सिंघम करके इनका बड़ा प्रचार चलता है सोशल मीडिया पे। एक वीडियो चल रही है जहां पर ये महिलाओं के आगे अभद्र तरीके से नाच रहे हैं, उन पे पैसे उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेक हो गया, फैक्ट चेक कथित तौर पे एक ऐसी वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेक हो गया, पता नहीं, मैं फैक्ट चेक वो नहीं ढूंढ पाया। पर बात यह है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस निरीक्षक ऑब्जर्वर अगर जाके बिना किसी उकसावे के किसी भी कैंडिडेट को यह कह रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये भी उसके दायरे में नहीं है। उसका काम एक निष्पक्ष चुनाव करवाना है। तारिक भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। अमित शाह के केवल एक बयान की हम बात है, उसमें आपका और तारिक भाई का विवाद है, लेकिन उस बयान का क्या जहां पर वो बोलते हैं दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो, ये करके सुन लो, ये न कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे जाना चाहिए? निंदनीय है। और आखिरी चीज आरपी जी इसका भी जवाब दीजिएगा, आरपी जी इसका भी आप जवाब दीजिएगा। बस छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। आपने आरपी साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। आपने कहा अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर हर जगह कायम रखना। बिल्कुल सही, बंगाल में भी है और मणिपुर में भी है। मणिपुर में फिर से और मणिपुर में भी चिंता की जाएगी। लेकिन अमित शाह जाके पॉलिटिकल बयानबाजियां कर रहे हैं बंगाल में। मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर का क्या निवारण होगा? एक मिनट, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, निखिल जैन माननीय अमित शाह जी के मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। निखिल जैन, कृपा करके ध्यान करिएगा कि आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लग सकता है अगर इस प्रकार के आप गलत शब्द। अगर कोई भी आदमी इस तरीके की अमर्यादित बातें करता है तो उसको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, और टीएमसी ने लिया, अभिषेक बैनर्जी ने ऐसी बात नहीं कही। दूसरी बात, अगर एक स्टेट में हिंसा का इतिहास रहा है तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए जो चुनाव आयोग का काम है बड़ा एक तरफा दिखता। यही एक नोटिस अमित शाह को भी चली जानी चाहिए कि भाई साहब थोड़ा सा संभाल के। और यही जो आप बता रहे हैं कि विधायक गुंडागर्दी कर रहा है, उसको भी चली जानी चाहिए। जाके वहां सिंघम साहब ने डांट दिया, जबकि सिंघम कोई इस तरीके का अधिकारी के लिए कोई इस्तेमाल करने वाला वर्ड नहीं है, कोई सिंघम नहीं, एक फिल्मी वर्ड है। लेकिन बाकायदा बीजेपी जो पोस्ट कर रही है उसमें लिख रही है कि सिंघम अधिकारी यूपी से चले गए और सब ठीक कर देंगे। हर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना कर्तव्य वहां जाकर निभाए, किसी को भी भेज दिया जाए। अब मैं कहता हूं कि मान लेते हैं यूपी का चुनाव हो रहा हो और हम ये आरोप लगाते कि धांधली हो रही है, तो क्या 400 लोगों का तबादला आपने कर दिया होता जैसे बंगाल में किया है? कभी नहीं कर। चुनाव आयोग को कह, मैं मान लेता हूं आपकी सारी बात कि बंगाल में चुनाव आयोग जो कर रहा है सब सही, और हम ये आशंका जताते कि यूपी में तमाम किस्म की बेईमानी योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो क्या इस तरीके के ऑब्जर्वर दूसरे स्टेट से, जहां बीजेपी शासित स्टेट से भेजे गए, वहां पर 60% लोग, क्या गैर बीजेपी स्टेट से इस तरीके के अधिकारी बुलाए जाएंगे फेयर चुनाव कराने के लिए? ऐसा कोई विपक्षी दल अगर डिमांड कर ले और अगर ऐसा चुनाव आयोग करने लगे, मुझे जिसकी जीरो, और अगर ऐसा करने लगे तो मैं बिल्कुल साथ हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सारे अधिकारी ठीक है। लेकिन आप देखिएगा किसी तरीके की डीजीपी कार्यकाल बढ़ा दिया, कितनी हजारों, मतलब न जाने कितने अधिकारियों को आपने। अब हम अगर यही आशंका यूपी के लिए जता देते हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बच जाती है कि अगर हम कहते हैं कि डीजीपी गलत है, हटा दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में पावर। हम कह रहे हैं प्रमुख सचिव गलत है, उसको भी हटा दीजिए। हम जिसको कह रहे हैं उसको हटा दें, जैसे आपने बंगाल में किया है। क्योंकि तब हम ये मुतमईन हो जाए कि अब ईमानदारी से चुनाव हो रहा है,
जैसे अब ठीक है। बीजेपी वहां पर मुतमईन ओके, है। मैंने ओके, फ्यूचर का उदाहरण दिया। ओके ओके आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले आरपी सिंह, और अगर मेरे साथ अभी भी अगर भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं तो उनको भी जरा दीजिएगा। लेकिन आपने ठीक कहा, ये अब मुझे जानकारी नहीं, अगर आतिश सरकार को निकाल दिया गया इस बयान के बाद तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 एक में ही बयान, निकाल दिया ओके 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 मैं मान गया आपकी बात, लेकिन एक बयान और पढ़ देता हूं। पहले चरण में जहां भी वोटिंग होगी सभी को बीजेपी का सर, गर्दन, हाथ और पैर तोड़ना होगा, और दूसरे चरण में हम उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, और फिर बोलो हरी हरी बोल, यानी राम नाम सत्य, और इस नारे के साथ उनकी बाहरी लोगों की को अर्थी पर चढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी, क्योंकि ये व्यक्ति खुद अभिषेक बनर्जी हैं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, इन्होंने भविष्य में क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर ली, जो हो रहा है बंगाल में उसकी चर्चा नहीं करी। जिस प्रकार से हत्याएं होती हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, जिस प्रकार से मोहल्ले के मोहल्ले खाली किए जाते हैं, और मोहल्ले के मोहल्ले खाली मतलब लोग खाली कर बगल के राज्य में चले जाते हैं, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में। वो सबको पता है किस प्रकार की गुंडागर्दी होती है ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा। अब अगर उसको लेकर चुनाव आयोग थोड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि वहां पर इस बार गुंडागर्दी कम से कम हो, ये नहीं कि नहीं हो रही है, परंतु कम से कम हो, उसमें लोग पर सर तारिक खान का शिकायत यह है कि भाई यूपी में कहीं पर जब होती है तो आप लोगों की बात तो चुनाव आयोग फट से सुन लेता है, लेकिन जो है इनकी शिकायत होती है तो वहां पर वो एक्शन नहीं लेता। मैं चैलेंज करता हूं, पिछले जो चुनाव हुए उसमें कहीं इस प्रकार का माहौल हुआ। कहीं यूपी में होता है कि मोहल्ले के मोहल्ले, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है वहां के मोहल्ले के मोहल्ले खाली करा दिए जाते हैं। यहाँ तो हुआ, यहाँ तो भाजपा के जो गढ़ थे उनके यहाँ से मोहल्ले के मोहल्ले खाली कराकर उनको असम में जाकर शरण लेनी पड़ी। ये तो सच है। और ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव साहब चुनाव नहीं जीतते, जब चुनाव जीतते हैं तो छाती पीट पीट कर कहते हैं देखो हमने इस बार चुनाव जीत लिया, हमने इनको नाको चने चबवा दिए। तो वो आपकी जगह ठीक है, परंतु जो मूल बात है कि आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि इस बार बिना डर के आप कृपा कर वोट डालें। आपकी वोट की महत्वता है, आप किसी भी पार्टी का वोट डालें, परंतु बिना डर के वोट डालें, ये बड़ा जरूरी है। और 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी वहां नहीं रहने वाली, आप निश्चित रहें। आपके वोट के चलते हुए ममता बनर्जी वहां रहने वाली नहीं है। अभी तारिक खान 30 सेकंड, फिर मैं निखिल जी, फिर मैं ब्रेक पे आपके बाद आऊंगा जी। ये सवाल सीधा सा यही बनता है कि आप वहां पर पार्टी बन के चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतनी ही बात, इतना ही सवाल। किस बात की पार्टी बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है? फेयर और नहीं फेयर और फेयरलेस वोट चुनाव करा रहे हैं, बिना डर के चुनाव कर रहे हैं। एक मुकदमा भी हो गया, जो ऑब्जर्वर गए हैं उनके ऊपर मुकदमा भी हो गया। मुझे एक उदाहरण और कीजिए जरा अशोक भाई, अपनी पूरी टीम से कहिए, गहन अध्ययन करें कि कब किसी राज्य में ऑब्जर्वर गया हो और उसके ऊपर मुकदमा हो। बड़ी विचित्र बात है, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बचपन से अपने चुनाव को देख रहा हूं, करा रहा हूं, बाकायदा प्रक्रिया देख रहा हूं, ऑब्जर्वर से मिल रहा हूं। सर अच्छा, आपने मेरे को कहा तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। सुनिए, आपने इसको मेरे को कहा, मैं अब जवाब दे देता हूं। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पूरी प्रकरण में बता दूं मुकदमा किसने करवाया है। और मुकदमा किसने कराया? एक मिनट सर, एक मिनट मुझे पूरी बात तो हो जाए ना। कब हुआ है भारत के इतिहास में? 51 में पहला चुनाव हुआ था। सर, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मुकदमा लिखा, लेकिन उससे पहले आपने जो चीज नहीं बताई वो ये, मैं बता देता हूं कि बाकायदा उस अधिकारी की शिकायत लेकर के पहले चुनाव आयोग के पास गए, और साथ मुझे ये जानकारी भी नहीं, शायद चुनाव आयोग के पास नहीं गए, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट गए थे। उस अधिकारी ने अगर कोई नियम तोड़ा होता तो कोलकाता हाई कोर्ट इंटरवीन करता। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा इसमें हम कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। इसका मतलब है उस अधिकारी ने, लेकिन आप किसी स्थानीय महिला से एक रिपोर्ट लिखवा करके कि मेरे घर में रात बिरात ये आदमी आया, आप थाने जाएंगे तो रिपोर्ट तो लिख ली जाती है, लेकिन रिपोर्ट लिखने का मतलब, रिपोर्ट तो बहुत नेताओं के ऊपर भी है, रिपोर्ट तो जो है अभिषेक बनर्जी पर भी कई सारी हैं, रिपोर्ट तो राहुल गांधी पर भी कई सारी हैं। तो मतलब किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी कन्विक्टेड हो गया। वो आदमी, फिर से कह रहा हूं, चुनाव भयमुक्त चुनाव करवाने गया, और वो एक गुंडे के घर जाकर उसने कहा इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेकर आ रहा हूं, 1 मिनट। तोड़ते कुटते
नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फाल्टा में जो कुछ हुआ, जहांगीर खान और अजय पाल शर्मा जो यूपी कैडर के अधिकारी हैं, उस सबको लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायद मुझे बताया गया भास्कर सिन्हा रॉय जी की आवाज़ ठीक हो गई है। भास्कर सिन्हा रॉय जी बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सवाल अपना छोटा सा दोहरा देता हूँ। बात वही है कि जो एक अधिकारी जो है वो जो है चुनाव करवाने गया और वहाँ पर भयमुक्त चुनाव करवाने गया, उसको लेकर इतना बवाल कि बाकायदा प्रवक्ता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि खींच के लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि कोर्ट हाई कोर्ट में भी मामला गया, हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से साफ मना कर दिया। बोलिए। देखिए, मुझे 1.5 मिनट कहने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। बात ना करें तो अच्छा बिल्कुल है। बोलिए बोलिए। पहला तो हम इस आदमी को देखिए, मजा ले रहा है। देखिए, वेश्या के साथ मजा ले रहे हैं। ये ऐसे आदमी, IPS बोलने में शर्मिंदा मैं हूँ कि इसका नाचा गाना और नंगा नाच देखने का जो शौकीन ये अजय पाल शर्मा ये पहुंच गया कलकत्ता में। तो और आपको मैं कहता हूं, ये भूल मत कीजिएगा। हमारा उम्मीदवार गुंडे बोल के पुकारते हैं आप एक आंख से देखते हैं क्या, 2 कान से देखते हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो गुंडे नहीं है, वो उम्मीदवार है हमारा। आपको जो अगर हमको जो कह रहा है यहाँ पर बंगाल में आके अमित शाह, हमको क्या माने उल्टा लटक के मारेगा गुंडे को। गुंडे कौन है, कौन तैयार करेगा? वो कह देंगे कि आप गुंडे हैं तो गुंडे बन गए क्या? लेकिन हम लोग कहा है कि 4 तारीख 12 बजे अमित शाह का अगर एक बाप का बेटा है तो बंगाल में रहिएगा, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। देखिए, जहांगीर खान हमारा उम्मीदवार है, कोई भी लोग बोला नहीं है कि वो गुंडे हैं। और किसी का हिम्मत कैसे हुआ वो जो वेश्या का नाच देखने वाले मतलब IPS ऑफिसर जाके घर में जाके डराया धमकाया, उसके खिलाफ केस हुआ और हाईकोर्ट भी वो केस को बोला कि हाँ केस ठीक है, उसको केस किया गया। हम लोग भी उसको देखेंगे। ऐसे हम लोग बहुत सारे ऑफिसर को देखा है जिसके खिलाफ पैसा लेके लोअर ग्रेड के ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देने का और प्रमोशन देने का इलाज मतलब आरोप है। ऐसे आदमी क्या करेगा? हम उसको पैकिंग करके भेज देंगे। और मैं कर रहा हूं आपको चैलेंज के साथ, ये फलता से 50,000 से ज्यादा वोटों से तृणमूल के उम्मीदवार जीतेगा। अगर आपको किसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन डराने का धमकाने का बंगाली को आप जानते नहीं है। और आपके पास जो अभिषेक बनर्जी का, मैं आपके खिलाफ
केस करना चाहता हूं। आपके पास जो सबूत है आप पेश कीजिए। ये सबूत कहां पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है, कहां पर कहा है? आप अर्णब गोस्वामी बनने का कोशिश मत कीजिए विदाउट एविडेंस। आप दूरदर्शन में बैठ के आपने आरोप लगा रहा है। अभिषेक बनर्जी कहां पर बोला है? वो कागज आप घुसाइए दूसरे जगह पर। ओके, कहां पर है? ओके, कहां पर है ओके, 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 हो गया 1.5 मिनट। अगर नहीं हुआ, नहीं, अगर हिम्मत है आपका, इसका सबूत दीजिए। कहां पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है? नहीं तो माफी मांगिए। बहुत देखा आपको। कौन सा, किस बयान की बात कर रहे हैं आप? आपका बयान अभिषेक बनर्जी कहीं नहीं कहा है कि हमको ये चिपका देंगे, ये करेंगे, हाँ, ओके, वो करेंगे। ओके। अब सुनिए अभिषेक, अब सुनिए भास्कर सिन्हा राय, एक मिनट सुनिए। अब सुनिए। वो आपके एक मिनट आपने जो कहना था कह लिया। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। पहली बात, ये जो बयान था ये मैंने गलत पढ़ दिया था, ये तारिक खान जी ने सही करवा दिया था और मैंने उसके लिए कह दिया था कि हाँ ये बयान, मैंने इसके लिए कहा कि मैंने गलत पढ़ दिया था। ये अभिषेक बनर्जी का नहीं, ये आपके पार्षद अतीश सरकार का बयान है। एक बात, ठीक है? 1 मिनट। अब सुनिए। अब इनकी बंद करिए, अब सुनना पड़ेगा। बहुत धमकियां हमके दे ली आपने, बहुत धमकियां दे ली। सुनिए, बहुत धमकियां दे ली आपने। रुकिए, एक बात और सुनिए। ये जो आप दिखा रहे थे ना वीडियो, इसका 5 घंटे पहले फैक्ट चेक हो चुका है और मेरे पास ना, मैं आप लोगों के लेवल पर नहीं उतरता, मेरे पास टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं, टीएमसी के नेताओं की भी कुछ वीडियोस के तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस की। लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं उतरना चाहता, मैं पर्सनल होना नहीं चाहता, मैं किसी के खिलाफ। मेरे पास उन सांसद महोदय की भी कुछ फोटोग्राफ हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं, लेकिन मैं आपके लेवल पर नहीं उतरना चाहता। और ये धमकी अपनी जेब में रखिए, समझे ना आप? ये धमकी अपनी जेब में रखिए। भास्कर सिन्हा राय, ये बयान किसका था? और सुनिए, ये लोग बोलते हैं, ये लोग धमकी वाले, ये लोग धमकी देंगे, ये लोग धमकी देंगे। मैं आज, सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, आपके एक चेहरे का नकाब उतारता हूं। लेसन विल बी टॉट टू डिसऑनेस्ट पीपल। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान, प्रमाण नंबर 1, गुंडों की पार्टी है। फिर से कह रहा हूं, भाजपा नेताओं को जिंदा गाड़ दूंगा। प्रमाण नंबर 2, ये बयान किसने दिया? अनुराग सेन। बयान नंबर, ये सबूत नंबर 2, टीएमसी गुंडों की पार्टी है। बयान नंबर 3, टीएमसी नेता की विपक्षी नेताओं को धमकी, तोड़ दूंगा हाथ पैर। बयान नंबर 4, वोट देने ना जाए बीजेपी के कट्टर समर्थक, टीएमसी विधायक की खुली धमकी। बयान सबूत नंबर 5, सबूत नंबर 6, विल बर्न योर फेस विद एसिड, टीएमसी लीडर। सबूत नंबर 8, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बोले ज्ञानेश कुमार सीईओ नहीं होते तो उनकी उंगलियां काट देता। प्रमाण नंबर 8, बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। टीएमसी विधायक ने एसआईआर को लेकर दिया परमाणु बयान, विल ड्रैग हिम आउट फ्रॉम द ग्रेव, टीएमसी एमएलए थ्रेटन्स पोल बॉडी चीफ। बयान नंबर 9, बयान नंबर 10, 4 मई के बाद यही रहना, केंद्रीय बल चले जाएंगे, ममता बनर्जी। बयान नंबर 11, नाम ठिकाना सब पता है, हिसाब तो होगा। बयान नंबर 13, जो टीएमसी के साथ नहीं उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं, ठीक है? महुआ मोइत्रा। प्रमाण नंबर 14, अमित शाह की गर्दन काट कर टेबल पर लानी चाहिए, महुआ मोइत्रा। सुनिए भास्कर सिन्हा राय, ये लोग जो गुंडों की भाषा है, ठोक के कह रहा हूं, गुंडों की भाषा है। और जो दम है मेरा उखाड़ लीजिएगा। आप जैसे लोग बहुत देखे हैं जो आके टीवी चैनल में धमकियां देते हैं, धमकियां देंगे मुझे भास्कर सिन्हा राय। आप जैसे 50 लोगों को ना अपनी जेब में लेकर घूमता हूं, धमकी देने वालों को धमकी दे रहे हैं ये। और जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया ना मेरी डिबेट में, खबरदार अगर आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, यह उंगली अगर दम है ना तो वहां जाकर उन गुंडों को दिखाइए जो वोट देने से रोकते हैं। और अभी मेरे पास और बहुत से बयान थे, लेकिन मैं टाइम आप लोगों जैसे लोगों पर खराब नहीं करना चाहता। रमनीश वत्स, मुझे लगता है ये सारा काफ़ी है अशोक जी, आपने जो भी दलीलें दी है, लेकिन मुझे लगता है धमकी देने की तो इनकी परंपरा रही है, लंबी परिपाटी रही है। जिनको इन्होंने जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल को बनाया था बीरभूम में, उसने गौरव सरकार भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। और शाहजहां शेख जिसका इन्होंने लालन पालन किया था, पोषण किया था, ममता दीदी,
M4 ममता भी होता है, माँ माटी मानस को गर्त में लाने का भी मुझे लगता है स्वांग रचने का प्रयास भी किया था ममता दीदी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, शाहजहां शेख संदेश खाली की घटना तो सबको याद होगा ना, और वहाँ पे एक लंबे अरसे तक उसने चुनावी धांधली में और चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाने का सबसे बड़ा आरोप है तो शाहजहां शेख के ऊपर। फिर बात करें कि शौकत मुल्ला बम बनाने का काम करता है, उसको ममता दीदी कहती हैं मेरी भी सिक्योरिटी उसको दे दो। ममता बनर्जी को अपनी सिक्योरिटी दे रही थी। उसके बाद अनारुल हुसैन बोगटोई नरसंहार में जो शामिल था, ऐसे लोगों को फिर इसके बाद फिर सायरन विश्वास जो खुले आम फोर्सेस को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, ऐसे लोगों को आप देती हैं टिकट, ऐसे लोग कैंडिडेट आपके बनते हैं। और अजय पाल शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, ऐसे चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में जाने चाहिए देश में, और हर एक कोने में ऐसे पर्यवेक्षक जाने चाहिए जो जहांगीर खान जैसे गुंडे, मवाली और आतताई को उसकी औकात दिखानी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि एक चुनावी पर्यवेक्षक आईपीएस ऑफिसर को तुम धमकी देते हो। आप समझिए वहां का, आप देखिए कि किस तरह का नैरेटिव वहां के गुंडे, टीएमसी के गुंडे चलाते होंगे। आम जनमानस कितना आतताइयों से कितना तंग हो गया होगा। 1977 से लेकर के 2011 तक आप जिसकी दलीलें देते थी ममता दीदी, आप ही के गाल खींच लिए थे ना लेफ्टिस्ट जो गुंडे होते थे। आपको उस समय क्या लगा होगा, उस समय उस प्रदेश को आपको याद नहीं होगा। और आज जो स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जनता आज बदलाव चाहती है, परिवर्तन का आज जो है वेला आ चुकी है, और इन टीएमसी गुंडे को औकात वहां की जनमानस जो है दिखाने वाली है। और कल की बात बताऊं, कल जो चुनाव होने वाला है, पहला चरण इतना अच्छे तरीके से हुआ है, चुनाव आयोग की कितनी वाहवाही हो रही है, आर्म फोर्सेज ने कितने अच्छे तरीके से काम किया है। आज ये सारी चीजें जो है पच नहीं रहा है। मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी से बता दूं। देखिए है क्या कि पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण है ये ममता, एक मिनट से आरपी सिंह जी, 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। दूसरे चरण में ममता बनर्जी का गढ़ है, और इसीलिए जो है इस बात की आशंका है कि वहां ज्यादा हिंसा हो सकती है। और आरपी सिंह जी, आप तारिक खान और आरपी सिंह जी दोनों को 30 सेकंड दूंगा, लेकिन भास्कर सिन्हा रॉय, एक खबर दिखा देता हूं। आपने कहा ना गुंडा कैसे कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में आतंक फैलाने के लिए इकट्ठा किए गए थे टीएमसी कार्यकर्ताओं के यहाँ बम, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है। जो लोग बम जमा करें अपने घरों में, और अभी भी इस चुनाव में भी 100 बम निकले टीएमसी के एक नेता के घर से। तो जो लोग घर में बम रखते हैं उनको गुंडा ना कहें तो उनको क्या देश का, संविधान का रखवाला कहें? ये गुंडे ही होते हैं। तारिक खान 30 सेकंड। ओके, तारिक खान 30 सेकंड। खुलेआम आपको ये धमकी देने वाले ये गुंडे नहीं है क्या? अरे ठीक है, मेरे को तो धमकी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन लोगों की धमकियों की परवाह नहीं करता हूं। 30 सेकंड तारिक खान और 30 सेकंड आरपी सिंह, जल्दी से आरपी सिंह। फिर वहीं से शुरू करता हूं कि चुनाव आयोग बायस्ड है, और ये बायस लगातार साबित होता है। कई जगह हमने देखा टीएमसी के जो सांसद हैं उन पे हमला हुआ। अब ये कौन लोग हैं जो टीएमसी के सांसद पे हमला कर रहे थे? ऐसी बात है, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई कर आप वहां साबित क्या करना चाहते हैं? पार्टी बने हुए, और इस तरीके से देश की छवि भी बहुत अच्छी नहीं जाती। मुझे मालूम है जो एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी वहां पर सेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भारत में कभी भी आज तक हुआ, कभी नहीं हुआ है। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए काम करें, किसी की पार्टी बनकर काम। ओके सर, मेरे पास समय कम है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक फेक वीडियो भास्कर सिन्हा रॉय बार बार मेरे उस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से फेक वीडियो है, और इनके कार्यकर्ता वो फेक वीडियो ले लेके घूम रहे हैं। और आज जो है बीजेपी सांसद का एक एआई जनरेटेड फोटो भी इन्होंने निकाला है कि बीजेपी सांसद टीएमसी के घर में घुसकर वहां पर आई है शामिल होने के लिए, और उसका एआई फैक्ट चेक हो चुका है। आप लोग चाहे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो इस तरह के फेक वीडियो, फेक तस्वीरें निकाल करके टीएमसी अब चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। 30 सेकंड आरपी सिंह जी, जल्दी से। ये अभिषेक बनर्जी हैं, ये लोगों को धमका रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद हम देख लेंगे, पिछली बार हमने छोड़ दिया था। ये वीडियो में आपको भेज देता हूँ, ये फेक नहीं है, और इसका चेक करा लीजिएगा। तो जो मूल बात है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, बंगाल के वोटर्स को इस बार आप डटकर खुलकर वोट दीजिएगा, डरिएगा मत। 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी वहां पे नहीं रहने वाली। आपके वोट के अधिकार के चलते हुए ममता बनर्जी गई, दीदी इस बार नहीं रहने वाली 4 तारीख के बाद। ओके, चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल, लेकिन तारिक खान जी एक सवाल आपने उठाया था, मैं जल्दी से जाते जाते उसका जवाब दे दूं, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई ये टीएमसी के लोगों के ही पास क्यों जाते हैं ये जो ऑब्जर्वर हैं।
तो सर मेरे पास एक लिस्ट है, ये 61 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जिनको 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिनकी हत्याएं हुई, पूरी लिस्ट है मेरे पास। 61 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे और जो मारेगा अगर पुलिस वाले हत्या करने वाले के आरोपी के यहाँ नहीं जाएंगे, गुंडागर्दी करने, तो क्या उन लोगों के घर जाएंगे जो लोग मर रहे हैं? पीड़ित और पीड़िता का अंतर, मुझे लगता है आप हिंदी भाषी हैं, पीड़ित और पीड़िता का अंतर समझते होंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करें कि बंगाल कल अच्छे से वोट करे, बेखौफ होकर वोट करे, कोई गुंडागर्दी चलने नहीं वाली है। बंगाल के तमाम जो वोटर्स हैं उनसे यही निवेदन है कि पहले चरण का जो पोलिंग हुआ उसका रिकॉर्ड तोड़िए, दिखाइए कि बंगाल में दम है, किसी की धमकियों से डरते नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।